हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार और मैं एक बार फिर से आपके पास मैथ्स का वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैथ्स के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी TRE 1 TRE 2 TRE 3 के अलग अलग सब्जेक्ट के जितने भी पेपर हैं, जिसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, उन सबको मैं पेपर वाइज आपसे सॉल्व करवाऊँगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, करने को मिलेगा और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस उसी तरीके से सिर्फ डेटा चेंज होकर के वो बार बार आपको मिलेंगे अलग अलग क्वेश्चन पेपर में। जिस तरीके से आप GS के पेपर में देख रहे होंगे, अभी तक हमने 2 पेपर किया तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का इसमें दूसरे वाले पेपर में मिला था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। हर पेपर में आपको मैथ्स के 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। मतलब हमको दे दिया है क्या? पेरीमीटर, परिधि दे दिया है। ओके, सो नोट डाउन कर लेते हैं। परिधि दे दिया है 250 मीटर और आयत की परिधि क्या होती है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत टोटल कितना है? 15,000 है। तो हॉल की ऊंचाई बताइए। तो ये रूम है, रूम कैसा है? आयताकार है। अब देखिए इसमें कितने दीवार हैं। एक ये साइड की दीवार हो गई, एक इधर की दीवार हो गई। ये दोनों तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, बराबर बराबर। सिमिलरली एक दीवार ये पीछे वाली हो गई, थर्ड, और एक दीवार ये सामने वाली हो गई, फोर्थ। तो ये दोनों दीवार जो मैं टिक मार्क लगाया हूँ ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब अगर इसको मैं ले लूं ये लेंथ, इसको मैं ले लूं ब्रेथ और इसको मैं ले लूं क्या? हाइट। तो अगर मैं पहले वाले दीवार को देखूं तो पहले वाले दीवार का आपको क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपका ऊंचाई और ये इसका लेंथ। तो ये क्या हो गया? बी और ये एच। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल बी एच। उसी तरीके से सेकेंड का भी बी एच होगा तो प्लस बी एच। तो कितना हो गया? ये 2BH, पहले और दूसरे दीवार का टोटल क्षेत्रफल। और अगर मैं तीसरा और चौथे दीवार का ले लूं तो तीसरा दीवार ये है, तो देख रहे हैं ये क्या है? ऊंचाई है और ये क्या है? लंबाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने ऊंचाई। उसी तरीके से ये जो सामने वाला दीवार है, ये 4 नंबर वाला ये वाला दीवार, इसका भी कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? L इंटू एच। तो कितना हो जाएगा? 2LH। तो टोटल बोल रहे हैं यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट, तो दीवार को पेंट करेंगे मतलब उसकी सतह पे पेंट करेंगे, मतलब टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दीवार का? ये 2BH प्लस 2LH। तो अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 2 कॉमन हो जाएगा और H भी कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या? L प्लस बी बच जाएगा। अब देखो 2L प्लस बी, ये तो परिधि है ना आयत का, और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 250 मीटर। तो मैं इसकी जगह 250 रख देता हूँ और ये इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? क्षेत्रफल। अब बोल रहा है कि प्रति वर्ग मीटर ये कितना लगता है? 10 रुपए। अगर एक वर्ग मीटर में 10 रुपए लगता है तो 200, इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट मीटर स्क्वायर। तो अगर एक वर्ग मीटर में 10 लगता है तो 250 इंटू एच में कितना लगेगा? कॉस्ट 250 इंटू एच इंटू 10, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है उसको? कुल खर्चा कितना बैठ रहा है? 15,000। तो ये 15,000 जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? 2500 गुने एच के। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, 2 जीरो, और ये आया एच बराबर 150/25। तो 25 छक कितना हो गया? 150। मतलब जो दीवार की ऊंचाई है वो कितना है? 6 मीटर। तो यहाँ ऑप्शन 6 मीटर कौन सा है? ये सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा था हॉल की ऊंचाई, तो हॉल की ऊंचाई 6 मीटर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी चार दीवार बोले तो चार दीवार का क्षेत्रफल हमेशा याद रखिए ये होता है, मतलब कि क्षेत्रफल टोटल एरिया चार दीवार का होता है 2 गुना L प्लस B इंटू एच। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो हो गया पेरीमीटर, परिधि गुना एच। तो ये अगर ये याद रखेंगे
तो ये सॉल्व करने में आसानी होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब अगर हम काउंटिंग करें तो वो नेचुरली निकले, तो प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या होता है 1 2 3, जो हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं, ये प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या होल नंबर। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 1 2 3। ये तो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखिए, एक एक यहाँ भी है, 2 2 3 3, मतलब सारे के सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, मतलब ये सही है। पूछ रहा है कौन गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। पूर्णांक मतलब इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर तो माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। तो ये हो गया माइनस अनंत से, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो -1 2 -1 0 1 2 3 4, उसी तरह -3 -4। बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में तो माइनस तो आता ही नहीं है, वो तो 0 से स्टार्ट होता है। तो पूर्णांक तो पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता ना, तो ये गलत है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, थर्ड, क्योंकि यहाँ ऑप्शन उपयुक्त एक से अधिक भी है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 होता है, और एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब इंटीजर, और इंटीजर में भी 1 2 3 4 आ रहा है। ये रहा 1 2 3 4। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो गलत कौन सा है? बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33rd, 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्या मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? क्रमागत संख्या। तो बोल रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसके लिए आप देखिए, 7 क्रमागत है। मैं एक काम करता हूँ, 3 क्रमागत संख्या लेता हूँ, 1 2 3। तो अगर मैं इसका औसत निकालूं तो कितना होगा? 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6, और डिवाइडेड बाय 3, मतलब टोटल जोड़ के कुल संख्या कितना है? 3। तो कितना आया? 2। 6/3 2। अगर मैं 5 ले लूं तो 2 3 4 5। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना आ जाएगा? 5 4 9, 3 12, और 3 15, और टोटल कुल संख्या से भाग दे दो, तो 15/5 कितना हो गया? 3। तो देख रहे हैं, अगर मैं 3 संख्या लिया तो जो इसका औसत है वो कौन आया? बीच वाली संख्या। अगर मैं 5 लिया तो इसका औसत कौन आया? बीच वाली संख्या। ठीक है, मतलब कि अगर कभी भी विषम मतलब नंबर ऑफ संख्या रहे, ऑड नंबर ऑफ संख्या रहे, वो भी क्या रहे? लगातार, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होती है। तो यहाँ पर बोल रहा है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? तो यहाँ पर बोल रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। तो 20 तो आएगा, 20 कहाँ रहता है? बीच में। 7 चाहिए, तो 3 इधर लिख देता हूँ, 3 इधर लिख देता हूँ। तो 20, 20 के पहले 19 18 17, और 20 के बाद 21 22 और 23। तो टोटल हो गया 3 3 6 1 7। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 23। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरफ वाले लिख लोगे तो समझ आ जाएगा। तो इसका क्या हो गया? 23 हो गया। ठीक है, हमें टाइम बचाना है। नेक्स्ट, 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो 34 में क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? ax² + bx + c = 0। तो ये कौन सा इक्वेशन है? द्विघात इक्वेशन, द्विघातीय इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d निकालते हैं। d क्या है? d का वैल्यू होता है b² - 4ac। तो यहाँ 3 कंडीशन याद रखिएगा। एक होता है d = 0, एक होता है d greater than 0, और एक होता है d less than 0। तो d = जब 0 होता है, तो जो मूल होता है, जो मूल मतलब जो आपके रूट्स होते हैं, वो रूट्स क्या होते हैं? रियल रूट्स होते हैं। रियल मतलब वास्तविक रूट होते हैं। और दोनों क्या होता है? इक्वल रूट्स होते हैं। मतलब दो रूट होगा ना, पावर 2 है, तो जो मूल भी होंगे वो 2 होंगे। तो जो दोनों मूल होंगे वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये याद रखिए। और कैसे होंगे? रियल होंगे। और जब d greater than 0, तो greater than 0 में भी क्या होगा? रियल होगा, वास्तविक होगा। लेकिन greater than 0 में दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट।
होंगे, कौन, रूट मतलब मूल। और d इज लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अगर इक्वेशन है तो ये इम्पॉसिबल है कि रूट जो जो d हो क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो वास्तविक तो रियल यहाँ भी है, लेकिन भिन्न भिन्न किसमें है, d इज ग्रेटर देन 0 में। तो d इज ग्रेटर देन 0 कौन हुआ, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन 0 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि बी स्क्वायर ये पूछता है बहुत बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमेशा जो मूल होगा वो क्या होगा, रियल वास्तविक होगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में क्या होगा, वास्तविक रियल होगा और इक्वल होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 में रियल तो होगा ही, लेकिन दोनों क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है। तो जो मोहन है वो काम कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। और सोहन उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो बोल रहा है दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, दोनों एक साथ, उसके बाद मोहन काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 25 चक 100, 20 25 100। अब दोनों का पर डे का क्या ले लेते हैं, वर्क ले लेते हैं। पर डे मतलब हर दिन उन्होंने एक दिन में कितना काम किया। तो एक दिन में अगर टोटल काम कितना है, 100 है, तो 100 को 25 से भागा दे देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा 4। और सोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। तो बोल रहा है दोनों मिलकर एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन 5 मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 45 काम। तो जब दोनों मिलकर 5 दिन में 45 काम कर लिए तो अब कितना काम बचा हुआ है, तो अब कितना बचा हुआ है, 55 काम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन 5 दिन के बाद मोहन काम छोड़कर चला जा रहा है, तो मोहन छोड़ दे रहा है काम, तो बच कौन रहा है, सोहन। तो सोहन सारा का सारा काम करेगा बचा हुआ। तो सोहन एक दिन में 5 काम कर रहा है, अभी कितना काम बचा हुआ है, 55। तो एक दिन में 5, तो 55 काम कितने दिन में करेगा, 11 डेज में। तो शेष काम को, ये ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, 11 दिन। अगर वही बोलता काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 11 और ये 5 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है y इक्वल टू 30 है और a प्लस बी कितना है, 15। तो अगर a प्लस बी 15 है तो मैं a प्लस बी की जगह 15 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 15 गुना a माइनस बी। अब देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, x इज लेसर देन y इफ a बराबर b। अगर a और b को बराबर कर दें, तो a और b को अगर बराबर कर देंगे तो a माइनस b तो कितना हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू 30 है, तो x क्या है, छोटा है। तो ये क्या है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन y इफ a इज ग्रेटर देन b। तो अगर a बड़ा हो b से, तो अगर a बड़ा हो b से, तो आपका क्या हो सकता है, अगर a को हम बड़ा कर दें b से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बड़ी हो जाएगी। और बड़ी हो जाएगी तो जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। तो ये x इज इक्वल टू 15 a माइनस बी, तो पॉजिटिव में आएगा। अब पॉजिटिव में किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे कि a कितना है और b कितना है, क्योंकि a प्लस बी तो कितना दिया हुआ है, 15। तो कैसे हो सकता है, a हो सकता है 7 हो, b सॉरी a कितना हो, 8 हो, और b कितना हो, 7 हो, तो 15 हो जाएगा। हो सकता है a कितना हो, 9 हो, और b कितना हो, 6 हो सकता है a कितना हो, 14 हो, और बी कितना हो, 1 हो। ये सारे कंडीशन हो सकते हैं पॉसिबल। तो देखिए जब 8 और 7 हुआ तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 1। तो 15 गुने 1 कितना हो जाएगा, 15। तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 30। तो x क्या है,
y से छोटा है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है क्या, x ग्रेटर देन तो नहीं है, छोटा है। ग्रेटर भी हो सकता है, जब 9 माइनस 6 को करें तो 3, तो 15 या 45 जो कि बड़ा है, ठीक है, y से, लेकिन सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए ना, ये तो नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद y इज ग्रेटर देन x इफ a इक्वल टू b, तो a इक्वल टू b हो जाएगा, यहाँ तो था y इज ग्रेटर देन, ये तो सही है, ये तो प्रूफ, इसी को उल्टा लिख दिया स्टेटमेंट, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। इसको हिंदी में देख लीजिए, लीप ईयर का क्वेश्चन है। लीप ईयर को क्या बोलते हैं, लीप ईयर, गैर लीप वर्ष। नॉन लीप ईयर की बात करें तो यादृच्छिक रूप से चुने गए, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है, गैर लीप वर्ष में 53 शनिवार होंगे। तो एक होता है नॉन लीप ईयर और एक होता है लीप ईयर। तो आपको पता है लीप ईयर में कितने टोटल दिन होते हैं, 366, और नॉन लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं, 365। तो आपको पता है यहाँ नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है, तो नॉन लीप ईयर में अगर आप देखेंगे 7 से भागा दे करके, तो एक दिन शेष बच जाता है, मतलब टोटल 52 सप्ताह होता है, लेकिन एक दिन शेष बच जा रहा है। तो अगर 52 सप्ताह होता है तो 52 संडे भी हो जाएगा, बट एक दिन जो बचा है वो क्या हो सकता है, एक दिन जो बचा है वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या फिर संडे भी हो सकता है ना, एक दिन तो कुछ भी हो सकता है। अगर आखिरी दिन सैटरडे है तो अगला दिन क्या हो जाएगा, मतलब आखिरी दिन के एक दिन पहले अगर सैटरडे है तो एक दिन जो बचा है वो क्या होगा, संडे ही होगा। तो पूछ रहा है 53 रविवार हो, ऐसे कितने रविवार है, 52। तो अगर 53 रविवार है तो 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आखिरी जो संडे होगा वो कितना, एक ही संडे पॉसिबल है ना, कितने में, टोटल 7 में, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कितना है संडे, एक, और टोटल दिन कितना हो सकता है, 7 पॉसिबल डेज हो सकते हैं, तो 1/7। आपको क्या करना है, टोटल कोई भी, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टोटल कितना होगा, 52 होगा, ठीक है, 52 कंप्लीट होगा। लेकिन एक दिन जो शेष बचा है वो तो कुछ भी हो सकता है ना, हमको थोड़ी पता है, वो तो कैलेंडर पे डिपेंड करेगा। तो अब एक दिन में ये सारा आ सकता है। अब आपको सिर्फ पूछ रहे हैं रविवार के दिन, तो रविवार कितना है, एक है, और टोटल कितना दिन पॉसिबल हो सकता है, 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38। तो देखिए 38, तो x का वैल्यू बताना है, तो देखिए ये 7 है और ये 49 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 का पावर 12x प्लस 6 बराबर, मैं 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, है ना, और इसका पावर क्या है, 3x प्लस 12। तो आपको पता है अगर a का पावर m का पावर n है तो हम लिख सकते हैं a m n, है ना। तो यहाँ भी मैं इसको लिख सकता हूँ 7 का पावर 3 दूनी 6x प्लस 12 दूनी 24, और ये इधर क्या है, 7 का पावर 12x प्लस 6। अब देखिए जब बेस क्या हो, बराबर हो, तो पावर भी क्या हो जाता है, बराबर। तो बराबर मतलब 12x प्लस 6 बराबर 6x प्लस 24। तो यहाँ से x x एक साथ आ जाएगा, तो इस तरफ आएगा तो 6x हो जाएगा, 12 में से माइनस, और ये इस तरफ जाएगा तो 24 में से 6 माइनस हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/6, 6×18, थर्ड ऑप्शन। तो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में, हर पेपर में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप इस तरीके से सारे पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। आप बस प्रीवियस ईयर इसको सॉल्व कर लो सारा, जीएस के पेपर को, जो कि 40 मार्क्स का है, और ज्यादा का पूरा ध्यान आपको किस में देना है, अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि एस्टेट भी है और सब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा रहेगा तो ये जो जीएस है वो मैनेज हो जाएगा। ओके, तो सब्जेक्ट के लिए मैं फिजिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, है ना, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैं फिजिक्स में ही 58th रैंक लेके आया हूँ, तो और 83 मार्क्स। तो मैं आप फिजिक्स का वीडियो भी मैं लेके आऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे फिजिक्स करना है, क्या कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऑल द बेस्ट टू ऑल।